नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं सॉलिड रूल्स ऑफ मनी। सॉलिड रूल्स ऑफ मनी। कल हम लोग ने जो पढ़ा था, हाँ, सॉलिड मनी रूल्स। कल हमने कैरेक्टर एंड बिहेवियर टॉपिक कवर किया था, स्टार्ट किया था, और उसको रूल का नाम दिया था यू नीड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स टू गेट रिच। आज आगे का जो टॉपिक है उसका नाम ऑथर ने दिया है हंगरी, HUNG ब्रैकेट में ARY। इसमें दो तरीके से ये चाहते हैं शब्द को हम देखें। एक तो हंगरी, अगर आप ए हटा दीजिए तो हंगरी मतलब भूखा होना, है ना। और दूसरा HUNGARY, हंगेरी देश का नाम है। तो उनका ख़ुद का एक छोटा सा एक्सपीरियंस रहा है, छोटा सा क्या, कई बार का एक्सपीरियंस रहा है। वो ख़ुद बड़े वीक कैरेक्टर के थे। कल खाना खाते समय मजाक में एकदम नॉन सीरियसली देवांश ने मुझसे पूछा, बड़े पापा अगर मैं 90% पा जाऊंगा तो आप मुझे MRF का शेयर ख़रीद के दे देंगे। मैं समझ गया था कि MRF का शेयर ज़रूर बहुत महंगा होगा, तो मैंने कुछ कहा नहीं, उसका जवाब नहीं दिया। काफ़ी महंगा शेयर था ना, ऑलमोस्ट कितना, 1,30,000 का। हम जब भी कुछ पाने की कोशिश करते हैं, हमारी लाइफ में स्टॉइसिज्म नहीं होती। स्टॉइसिज्म मतलब एक योगी का एटीट्यूड। देखिए, कुछ चीज़ें तो आपके पास नेचुरली हैं। आपको भूख लगती है, गरीब से गरीब आदमी भी कुछ न कुछ तो खा ही लेगा, भीख मांग के खा लेगा। नहीं खा पाएगा तो मर जाएगा। जानवर भी जंगल में जाके खा लेते हैं, सरवाइव कर लेते हैं। स्टॉइसिज्म का मतलब है कि मैं अपनी वेल्थ को कमा करके देना चाहता हूँ। ये इंसानों के साथ ही है, ईज़ी एक्सेस टू रिसोर्सेस। परसों ही गरिमा से जब बात हो रही थी तो शादी के बारे में मैंने कहा, गरिमा आपकी शादी की ज़िम्मेदारी किसकी है? तो गरिमा ने कहा, भाई मेरी है, मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करूँगी। तो मैंने कहा, अच्छा आपके करियर की ज़िम्मेदारी किसकी है? तो गरिमा ने कहा, ये भी मेरी है, मैं अपनी मर्ज़ी से करियर चूज़ करूँगी, ऐसे थोड़ी कोई भी चूज़ कर सकता है मेरे लिए। फिर जब फाइनली बात आई खाने के ऊपर, आपके खाने की ज़िम्मेदारी किसकी है, तो मुस्कुरा करके बोलती हैं, वो तो मेरे पापा हैं ना, वो तो आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर स्टॉइसिज्म होता, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता, तो इसका जवाब नहीं आ पाता। एज अ फादर तो मेरी ज़िम्मेदारी है ही और मैं उसको पूरा ही करूँगा, लेकिन एज अ इंडिविजुअल जब हम फ्रीडम चाहते हैं किसी से, हम फ्रीडम छीन नहीं सकते। हम फ्रीडम छीन नहीं सकते किसी से, बिकॉज़ फ्रीडम एक इनाम की तरह आती है। चाहे कोई इंसान हमको दे, जैसे अगर कोई आदमी कुछ गलत कर दे तो उसको जेल हो जाती है लीगली, लॉ के हिसाब से। अगर वो प्रूव कर सके, उसका वकील प्रूव कर सके कि आप गलत नहीं हैं, तो आपको फ्रीडम मिल जाती है। सोसाइटी में भी, नेचर में भी, अगर हम फ्रीडम को डिज़र्व करते हैं तो हम फ्री होंगे। आप पानी में कूदें, आपको तैरना आता है तो आप डूबेंगे नहीं। आप जंगल में छूट गए हैं, आपको सरवाइव करना आता है तो आप मरेंगे नहीं। ये दुनिया भी एक सोफिस्टिकेटेड सिविलाइज्ड जंगल है, और यहाँ पर हम जो भी चीज़ सोचते हैं पाने के लिए, हमारे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक हम उसको डिज़र्व नहीं कर लेते। आज बड़ी मम्मी के साथ वॉक करते करते आई वॉज अमेज्ड एट दिस थाट। आजकल वो जॉब करते करते 3-4 घंटे पढ़ाई कर लेती है। आज पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्या हो गया था, टेबल के पास झुकी, बोतल यहाँ पे लग गई, चोट लग गई, यहाँ पर भी अंदर भी चोट लग गई, परेशान हो गई। कुछ ऐसे बोलने लगी कि ज़बरदस्ती मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मुझे एग्ज़ाम देना पड़ रहा है।
फिर मैंने कहा मत दो भाई, अगर तुम्हें ज़बरदस्ती देने का पड़ रहा है एग्ज़ाम। तो बोलती कैसे ना दूँ, मुझे देना है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर बोलती हैं एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके अगले दिन से मुझे फिर से पढ़ाई शुरू करनी है, क्योंकि हो सकता है इसमें सिलेक्शन ना हो, तो मुझे फिर से देना है। इट वॉज, एक तरफ वो कंप्लेन कर रही थी कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ वो एग्ज़ाम के बाद फिर से पढ़ाई करेंगे इसके बारे में सोच भी रही थी। मैंने कहा फिर तुम्हारी तो लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। एक अच्छी नॉर्मल लाइफ तुम्हें चालू करनी चाहिए एग्ज़ाम के बाद, कंफर्टेबल लाइफ जिसमें तुम टीवी देख सको, फ्रेंड से बातें कर सको, इंस्टाग्राम चला सको। बोलती मैं आराम से पढ़ूंगी, इस तरह से स्ट्रेस देकर नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मैं पढ़ूंगी। हमारा माइंड इस सोसाइटी को जब सब कैरेक्टर होता है, मतलब कैरेक्टर का थोड़ा वीकनेस होता है, तो खोजता है कहाँ कहाँ पर से हम इजी एक्सेस ले लें। एक और बड़ी कॉन्ट्रास्ट की चीज़ है, मैंने इसको कल बड़ी मम्मी को शेयर भी किया। गरिमा से पूछा मैंने, बताओ मैं श्रीश को ज़्यादा प्यार करता हूँ कि गरिमा को ज़्यादा प्यार करता हूँ? तो इसका आंसर क्या दिया था गरिमा ने? हाँ, गरिमा ने कहा था मुझे क्या पता। और तुरंत मैंने वैभव से पूछा ये सवाल, बताओ वैभव मैं तुमको ज़्यादा प्यार करता हूँ कि श्रीश को ज़्यादा प्यार करता हूँ? इसका आंसर क्या दिया था वैभव ने? उसने कहा था मुझे पता नहीं कि आप उसको कितना करते हैं, मुझे तो प्यार करते हैं। एक फीलिंग होती है जिसमें आप अंदर से फील करते हो कि मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ इतना, और उसको जब कुछ प्यार मिलता है तो हमेशा एक्स्ट्रा लगता है। और वहीं पर अगर आपको उतना ही प्यार मिल रहा है, अंदर से फीलिंग है कि नहीं मुझे और मिलना चाहिए, तो जवाब गरिमा वाला आता है कि मुझे क्या पता आप मुझे करते हैं कि नहीं करते हैं, आप जाने कि आप करते हैं प्यार। ये जो चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मुझे सच पूछे तो कुछ भी समझ में नहीं आया था। एक बार मैंने पढ़ा, अब मैं फिर से आपके साथ पढ़ूंगा एंड देखते हैं इसमें से क्या लेसन हम निकाल सकते हैं। जो मेरा अंदाज़ा था वो यही है कि जब तक हम अपने आप को किसी चीज़ के लिए डिज़र्विंग नहीं बना लेते, तब तक हमको वो नहीं मिलती। देखते हैं इस लेसन में, इस हंगरी नाम के चैप्टर में वो क्या पढ़ा रहे हैं। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम UCLA आई ट्रेवल्ड अराउंड यूरोप। ऑथर कह रहे हैं मैंने UCLA से ग्रेजुएशन कंप्लीट की, फिर मैं पूरे यूरोप में घूमा। एट द वियना एयरपोर्ट आई चेंज्ड $300 इन अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रैवलर्स चेक, डोंट आस्क, दे मेड नो सेंस देन ईदर। और जब मैं वियना एयरपोर्ट पे पहुंचा तो मैंने $300 कैश उसको दिया, और उसने मुझे अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रैवलर चेक दिया। बोले इसका क्यों दिया भैया, मैं डॉलर्स को सीधे ले जा कर के क्यों नहीं चेंज कर सकता था, मुझे मालूम नहीं। खैर करना पड़ा। तो $300 को मैंने, एक ट्रैवलर्स चेक होता है वो आप इंटरनेशनल करेंसी की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रैवलर्स चेक के फॉर्म में उसको चेंज कर दिया। एनीवे, in the exchange for 3 fake Benjamins converted at 96 cents to the dollar into a foreign currency at American Express Traveler Office, see above, made no sense. I received several stacks of 14s and was now the baller I was meant to be. कुछ समझ में आया? I was now a baller. बैलर का मतलब होता है जब ढेर सारा पैसे से कोई आदमी प्रेरित हो जाता है, आपको एकदम ढेर सारा पैसा दिखाई दे और आपकी आंखों में चमक आ जाए, एक तरह से लालची टाइप का। कह रहे हैं वहाँ पर मैंने अपने $300 दिए और उसके बदले में मुझे 96 सेंट्स के हिसाब से उस पैसे को ट्रांसफॉर्म किया गया और मुझे मिले ढेर सारे फॉरेंट्स करेंसी है, वियना की करेंसी है, ढेर सारा पैसा मिल गया। नाउ आई एंड वॉज नाउ द बैलर आई मेंट टू बी, और अब मैं वो अमीर आदमी हो गया। एक तरह से अगर आप इंडिया का पैसा लेके जाएं इस समय, इंडिया का पैसा 100 रुपये, नेपाल में कितने रुपए होते हैं 1 रुपीस इंडिया के? नहीं पता, बिल्कुल नहीं आइडिया। देखो
1 रुपी इन नेपाल, नेपाली रुपीज़ कितना होता है? 0.63 इंडियन रुपीज। 0.63 इंडियन रुपीज़, मतलब 1 रुपये इंडिया का वहाँ पर 1.5 रुपये से ज़्यादा होगा। कम है बल्कि इंडियन रुपीज है ना। 1 रुपी इंटू नेपाली करेंसी। इंडियन रुपीज ज़्यादा है। हाँ, आप 1 रुपये इंडिया का नेपाल में दोगे तो वो लोग 1 रुपये 60 पैसे देंगे आपको, तो आप अमीर हो गए। और अगर आप $1 देते हो नेपाल में, 133 रुपीज़ आपको नेपाली रुपीज़ मिलेंगे। $1 अगर आप नेपाली रुपीज़ में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो 133 रुपीज़ मिलेंगे। $1 होता है। 85 रुपीज। तो अगर आपके पास डॉलर्स हैं, कह रहे हैं देखो मेरा डॉलर भी कम पैसे में मिला, उन्होंने कुछ न कुछ टैक्स काट, उसके अंदर ट्रांसफ़र फीस काट ली, $1 बराबर 100 सेंट होते हैं, लेकिन मुझे कितने पैसे मिले? 96 सेंट्स, 4 सेंट काट लिए उन्होंने, तो $300 का मुझे ढेर सारा फॉरेंट्स मिला। एक फॉरेंट बराबर 0.23 रुपीज़। 1 रुपीज़ बराबर कितना फॉरेंट? 1 रुपीज़ इंटू फॉरेंट्स, फॉरेंट टुडे 4 रुपये 38 पैसे। 1 रुपये अगर आप जाकर के वहाँ देंगे वियना में तो आपको हंगेरियन फॉरेंट मिलेंगे 4.38, मतलब इंडिया का पैसा उससे ज़्यादा कीमती है, पावरफुल है। तो आपके पास 10,000 रुपये लेके जाओ तो वहाँ पर कितने फॉरेंट मिलेंगे आपको? 4.63। तकरीबन 45,000 रुपये वहाँ के। अच्छा, 1 रुपये बराबर 4.38, खर्चा होगा मोटी गड्डी। जब आप वापस आओगे तो वो पैसे आपको एक्सचेंज कराने पड़ेंगे। देखिए अभी आप लोग, जैसे भैया ने कहा कि बड़े पापा मेरे लिए आप एक MRF का शेयर खरीद दीजिएगा, वो कितने का है? 1.25 रुपये। फिर इन्होंने कहा था कि हम लोगों के लिए आप बर्कशायर हैथवे का शेयर खरीद लीजिएगा, देखा तो उसकी कीमत 44,000 रुपये है। नहीं। फिर आपने कहा क्लास A की खोजिएगा, उसकी महंगी वाली शेयर, उसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है। अरे जिसके पास, जो भिखारी आदमी है उसके लिए 1,44,000, 5 करोड़ तीनों तो बराबर ही हैं, जिसके पास नहीं हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑथर उस समय बहुत अमीर नहीं थे, वहाँ गए, उन्होंने अपने $300 दिए और उसके बदले में जब हाथ में बड़ा सा कैश आएगा, पापा को पता है जब मेरे पापा गए थे अबू धाबी पहली बार, उनका वेट था जाते समय, मुझे अच्छे से याद है उनका वेट, वज़न से मुझे याद नहीं है, लेकिन दिखने में वो प्रकाश चाचा की तरह पतले दुबले थे। और पहली बार जब वापस आए थे, आई थिंक 2 या 3 महीने बाद आए थे, उनका वज़न 15-20 किलो बढ़ गया था, फूल गए थे। तो $1 दिया, $4 वापस आए मेरे पिताजी, फूल गए थे खा पी करके वहाँ। कंपनी आपको फ्री में खाना पीना देती थी। तो ऑथर भी वहाँ गए और अपना पैसा ट्रांसफ़र कराया, चेंज कराया, और वो अब नाउ वॉज द बॉलर आई वॉज मेंट टू बी। जो मुझे अमीर आदमी होना चाहिए था वो मैं हो गया, पैसे ढेर सारे। बहुत से यूरोपियन अमेरिकन्स इंडिया आते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर बॉलर हो जाते हैं, वहाँ पूरे महीने भर वेटर की तरह काम करते हैं। $10,000 इकट्ठा कर लिया, $10,000 मतलब कितने रुपए हो गए? 8 लाख रुपए। और यहाँ इंडिया में कितना टाइम रह सकते हो? 6 महीने छुट्टी मनाते हैं, 6 महीने की छुट्टी मनाकर फिर चले जाते हैं, 2-4 महीने काम करते हैं, $10,000 इकट्ठा करके वापस ले आए और आराम से उनको नौकरी मिल जाती है। आप लोगों को याद है, हमने रमन महर्षि की एक बायोग्राफी जब पढ़ी थी, उसमें एक औरत थी, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी और उसको बड़ा मन था कि मैं रमन से मिलने आऊँ। फिर वो, उसको एक्सीडेंटली ऐसी नौकरी मिली, उसने जब छोड़ छाड़ करके आ गए इंडिया, तब तक रमन ख़त्म हो चुके थे। यहाँ कुछ टाइम स्पेंड किया, उसको अच्छा लगा, फिर वापस गई और उसको आने का मन था फिर से, तो उसको ऐसी नौकरी मिली जिसमें कि वो इंडिया में आकर रह सके। तो एक आदमी जो यूरोपियन है, जो फॉरेन करेंसी कमाता है, वो अभी भी इंडिया में बॉलर है, स्पेशल पैसे से प्रेरित, जो पैसा देखो तो आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। ये स्टॉइसिज्म नहीं है,
जो आदमी पैसे से लोभित होता है उसको बोलते हैं पैसे से वो स्टोइक नहीं है, वो योगी नहीं है. A short train ride was all that stood between me and the consumer orgy waiting for me in Budapest. बोलते हैं अब क्या था, बस एक ट्रेन पकड़ो और मैं पहुंच जाऊंगा कंज्यूमर ऑर्गी करने के लिए. कंज्यूमर ऑर्गी क्या होता है? गरिमा को अगर सचमुच में कभी 5 लाख रुपए आ जाएं और भेज दिया जाए मेकअप की शॉप में जहाँ पर ढेर सारे मेकअप के सामान हो, तो जो गरिमा करेगी उसको बोलेंगे कंज्यूमर ऑर्गी. और वेदम होता है. और अगर देवांश को मिल जाए करीब 10 लाख रुपए, उसको बोल दिया जाओ तुम जो अलग अलग शेयर खरीद सकते हो खरीदो, तो खरीदोगे? एक ही खरीदोगे, मल्टीपल खरीदोगे? 10 ही खरीदोगे, 20 खरीदोगे? और वैभव को मिल जाए 10 लाख रुपए, तो कहाँ जाओगे सबसे पहले अपनी ऑर्गी पूरा करने के लिए? फिल्म नहीं बनाएंगे, पहले अपने काम की चीज़ लेंगे, लैपटॉप लेंगे अपना M2 चिप, आईफोन, लैपटॉप, टेबल, बड़ी वाली ऊंची नीची करने वाली टेबल, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेंगे, लेकिन वो सब लेंगे. इसको बोलते हैं कंज्यूमर ऑर्गी. ऑथर कह रहे हैं बस मेरे पास अब ताकत थी, मोटा सा पैसा था और मैं एक ट्रेन पकड़ के वहाँ पहुँचने वाला था बुडापेस्ट, और मैं ढेर सारा अय्याशी करने वाला था अपने पैसे से. इन अ स्टोर विंडो आई सॉ अ ब्यूटिफुल लेदर ट्रैवल बैग, सो आई वेंट इनसाइड. दुकान में एक बड़ा सुंदर सा मैंने लेदर का ट्रैवल बैग देखा तो मैं अंदर गया. देयर आई फाउंड पीपल शॉपिंग फॉर स्पूल्स ऑफ थ्रेड एंड नीडल्स. और अंदर जाके क्या देखता हूँ, लोग थ्रेड और नीडल खरीद रहे हैं, सुई धागा खरीद रहे हैं. बिफोर आई इवन हैड द चांस टू आस्क अबाउट द बैग, द वुमेन बिहाइंड द डेस्क पॉइंटेड एट इट एंड सेड नॉट फॉर सेल. और उस औरत ने मुझे देख लिया था कि मैं बैग से देख करके बड़ा लोभित हो गया हूँ, ललचा गया हूँ. इससे पहले कि मैं उससे पूछता कि ये बैग कितने का है, उसने क्या बोला? नॉट फॉर सेल. माफ़ करिएगा, ये बिकाऊ नहीं है. Soon I was back at the travel office with my only slightly smaller stack of forints, getting a lesson in currency exchange and the bid ask spread. ज़्यादा खर्च नहीं कर पाया क्योंकि ज़्यादातर दुकानों में जो मुझे पसंद आ रही थी चीज़ें वो नॉट फॉर सेल थी. तो बहुत जल्दी मैं वापस आ गया. अब मेरा जो पैसा था, फॉरेंट्स जितना मोटा था थोड़ा सा कम हुआ था, ज़्यादा कुछ खरीद नहीं पाया, और मैंने अपनी ज़िंदगी का लेसन सीख लिया. फॉरेक्स करेंसी से अलग होता है. फॉरेंट्स जैसे डॉलर है, ऐसे ही हंगरी का करेंसी है. हम लोग यूक्रेन में थे तो वहाँ ग्रेवियंस चलते थे. 1 ग्रेवियन इज इक्वल टू 10 रुपीज़, इंडियन रुपीज़. तो अगर जीन्स 1000 ग्रेवियन का मिलता था वहाँ पर 1000 ग्रेवियन, तो मैंने ख़रीदा ही नहीं. क्यों? 1000 ग्रेवियन मतलब कितने का जीन्स होगा? 10,000 का कोई जीन्स लेगा? वापस आ गए भाई साहब. दुबई में कुछ सस्ता है. 35 साल आगे बढ़ जाइए आप, ट्र करके पहुंच जाइए 35 साल आगे. 35 years of capitalism later, whether you are in Budapest, Hungary or Budapest, Georgia, yes, this place exists, and you want toothpaste for sensitive teeth infused with olive oil or cereals that tastes like French toasts, no problem. 35 साल बाद आपको क्या चाहिए? जो सामान चाहिए, जिस टाइप का चाहिए. अगर आपको ऐसा टूथपेस्ट चाहिए जो आपके सेंसिटिव टूथ के लिए और उसमें ऑलिव ऑयल का टेस्ट होना चाहिए, है हमारे पास. अगर आपको ऐसा सीरियल चाहिए जिसका टेस्ट फ्रेंच टोस्ट की तरह हो, कोई दिक्कत नहीं, है हमारे पास, सब कुछ है. पहले क्या था? ज़्यादातर आइटम जो आपके सामने है, जो आपको पसंद आ रहा है, वो क्या था? नॉट फॉर सेल. और आप अब जो आप सोच भी नहीं सकते वो सब भी यहाँ पर फॉर सेल है. दोज प्रोडक्ट्स exist and can be at your doorstep that afternoon. इस टाइप के अजीबोगरीब प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं और आपके घर के सामने दोपहर तक पहुंच जाएंगे. हालांकि लखीमपुर में आने में 1-2 दिन लग जाता है, बट पहुंच जाता है. Say what you will about communism, but it sure made it easy to be frugal. आप कम्युनिज्म को कितना भी हेट करें, कम्युनिज्म क्या होता है? कौन से देश में चलता है कम्युनिज्म? अभी चल रहा है कैपिटलिज्म इंडिया में, यूएस में. कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में फ़र्क क्या है? ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो फॉलो करें, ये सर्च करिए कम्युनिज्म क्या होता है भाई, हिंदी में सर्च करिए. अलग अलग कम्युनिटी के लोग
कम्युनिटी नहीं, ऐसा एग्ज़ाम दोगी तो फेल हो जाओगी बहन। सब में बराबर इकोनॉमिक वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी में क्या बोलते हैं कम्युनिज्म को? वेरी गुड, साम्यवाद। और इसको समझाएंगे कैसे मैडम जो बोल रही हैं? क्या है? साम्यवाद, नहीं, इंग्लिश में। कम्युनिज्म, अच्छा, कम्युनिज्म। इसका मतलब क्या है? The political system in which the state is the control over the सबसे सिंपल, कम्युनिज्म इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज शेयर्ड। कम्युनिज्म इस समय वहाँ है रशिया में। भेदभाव तो है वहाँ पर। भेदभाव ये तो केवल एक आइडिया है, थियरी है। जब इसको प्रैक्टिकली किया गया तो कम्युनिज्म का आइडिया कार्ल मार्क्स का था, जो कहता था कि सारा का सारा महंगा महंगा चीज़ जिसमें खर्च जाता है ढेर सारा, फैक्ट्री है, होटल्स हैं, सब महंगी महंगी चीज़ें हैं, लगाने में बनाने में पैसा लगता है, तो ये सब गवर्नमेंट की रहेगी और हर एक आदमी सबको यूज़ करेगा और हर आदमी को बराबर बराबर मिलेगा, कोई भूखा नहीं मरेगा, सब कुछ सबके लिए है, लेकिन कंट्रोल गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट सबको बराबर बराबर देगी। एक तरह से एक थियरी थी जिसमें हर किसी को बराबर का हक मिलना चाहिए, ऐसा उसने आइडिया बनाया। लेकिन जब इसको लागू किया गया तो ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि जो गवर्नमेंट में जो पावर में थे उनके पास ज़्यादा कंट्रोल था। आज भी जो पुतिन जैसे लोग हैं वो मोदी या आपके जो बाइडेन से कहीं ज़्यादा अमीर हैं, कहीं ज़्यादा अमीर है, जैसे बात ये कम्युनिज्म की वजह से। क्योंकि कम्युनिज्म में सब कुछ स्टेट ओन्ड है। आज रिलायंस कंपनी अंबानी की है, एक कंपनी अडानी की है, वहाँ सारी कंपनी पुतिन की है, गवर्नमेंट की है। पुतिन चाहे तो मैं 10 और साल तक प्रेसिडेंट रह सकता हूँ, कोई इलेक्शन फिलेक्शन उसको हटा नहीं सकता। डेमोक्रेसी नहीं है। अब देखिएगा, डेमोक्रेसी है रशिया में। व्हाट इज़ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ रशिया? कैपिटलिस्ट। फेडरल रिपब्लिक पॉलिटिक्स ऑफ रशिया। कैपिटलिस्ट दिखा रहा है रशिया का। अच्छा, इज मोनार्की साहिब पत्र, वीडियो बनाया है व्हाट इज कम्युनिज्म और फेलियर्स ऑफ कम्युनिज्म। उसको पढ़िएगा। शायद ख़त्म हो गया अब। के परिवार में है। और वहीं पर कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिस्ट है रशिया। और कैपिटलिज्म क्या है? उसका उल्टा है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म ये है कि एक कम्युनिटी होती है, वो जो भी सारी चीजें होती है उसको ओन करती है। कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब क्या? इंडिविजुअल्स। कैपिटलिज्म में एक आदमी तो सरकार होती है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, कम्युनिज्म में सरकार ओन करती है, कैपिटलिज्म में एक बंदा सारी चीजें करता है। सुनो समझो, कैपिटलिज्म में अगर आप चाहो तो कैपिटल इकट्ठा करके अपने आप को अमीर बना सकते हो, वो है कैपिटलिज्म। जो मेहनत करेगा उतना वो पूंजी पैदा करेगा और वो पूंजी आपकी। कम्युनिज्म में अगर आपने मेहनत किया, आपने ढेर सारा पैसा इकट्ठा किया, बहुत अच्छी बात है, सरकार को दे दो, क्योंकि वो सबके सब बराबर हैं, तो एज अ टैक्स जाता है वो। ले लेती हो। अब नहीं जाता, अब बहुत जगहों पर ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट सब जगह पर ख़त्म हो गया कम्युनिज्म। केवल एक आइडिया था। कह रहे हैं आप भले कम्युनिज्म को बुरा भला बोलिए, क्योंकि वो थियरी में बहुत ख़राब था, लेकिन फिर भी इट मेड इट ईजी टू बी फ्रूगल। मतलब फ्रूगल मतलब फ्रूगल मतलब फ्रूगल मतलब श्री देवा वैभव, फ्रूगल मतलब मैं नाक कटवा लेता हूँ अपना, मेरे बच्चों को फ्रूगल नहीं पता। स्पेयरिंग और इकोनॉमिकल एज रिगार्ड्स मनी और फूड। हिंदी में तुम लोग हिंदी में मतलब खोजा करो, केवल उतना ही धन या भोजन का इस्तेमाल करते हुए लिखो फ्रूगल इन हिंदी, एक शब्द में तुरंत मालूम पड़ जाएगा तुम लोग को फ्रूगल क्या होता है। यही आंसर है, यही लिखा है। और कोई वर्ड? एक्स्ट्रावैगेंट मतलब खूब सारा। एक्स्ट्रा वैगेंट। किफायती तुम लोग किफायती नहीं होता है। फ्रूगल इन हिंदी, किफायती सेंटेंस है। फ्रूगल माने कंजूस, जो पैसा बचा बचा के चले। thrifty। थ्रिफ्टी मतलब एक एक पाई पाई बचा के चले,
तुम लोग मेरे साथ चलो, बोलो प्यास लगी है, और बोले हाँ हाँ अभी सरकारी पानी कहीं मिलेगा पी लेंगे। बोलो बड़े बगल में तो बड़े पापा 10 रुपये का पानी मिल रहा है, बोले हम पागल हो गए, 10 रुपये पानी बर्बाद करेंगे पैसा। बचाने वाला बचा बचा के चलने वाला। एक एक रुपये जो बचा के चले। ऑथर कह रहे हैं आप कम्युनिज्म के बारे में कुछ भी कहिए, भला भरा बुरा जो भी बोलिए, लेकिन उस समय था दुनिया में फ्रूगैलिटी, आदमी फ्रूगल हो सकता था, पैसे बचा के चल सकता था। इसलिए मुझे ताज्जुब होता है जब भैया कहते हैं कि, या आप कहते हैं कि मुझे एप्पल का ही लैपटॉप अच्छा लगता है। तो मुझे डर लगता है क्योंकि जैसे ही आपके पास पहला 2-3-4 लाख आएगा, तुरंत आप कूद जाएंगे। अभी आप ही मुझे बता रहे थे कि स्टॉक में एंट्री प्राइस और एग्ज़िट प्राइस 2 चीज़ होती है। अब वो एंट्री प्राइस ख़त्म हो चुका है। कहाँ? एमआरएफ में। एमआरएफ में क्या रेट है? 1.5 लाख का। उसको लेंगे और कितने लाख पे बेचेंगे? ज़मीनों के बारे में भी, अगर मैं आज बगल वाली ज़मीन को खरीद लूँ 5,000 रुपये स्क्वायर फिट में, तो 10,000 होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। खैर, कह रहे हैं आदमी को पुराने ज़माने में, अब नहीं, अब तो कैपिटलिज्म है, अब हर आदमी आपके लिए अलग अलग चीज़ें बना बना के बेच रहा है। अब आपके लिए फ्रूगल होना बहुत मुश्किल है। द ईजीएस्ट वे टू मेक अ डॉलर इज़ टू सेव अ डॉलर इज़ अ गुड एडवाइस। अगर आप सबसे आसान तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं तो मेक अ डॉलर इज़ टू सेव अ डॉलर, पैसा बचाना सीखो। ये एडवाइस बहुत अच्छी है। Yet every day, hundreds of times a day, we are confronted with messages, arguments and encouragements to spend. लेकिन अब आ गया है एकदम हार्ड कोर कैपिटलिज्म। एक छोटा सा बच्चा जो 10th क्लास में है, वो चुपके से बिना घर को बताए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकता है। कानो कान खबर भी नहीं पता चलेगी। आज से 20 साल पहले चले जाइए, मेरे टाइम पर हम लोग होटल से खाना ऑर्डर नहीं कर सकते थे। अगर करते भी हैं तो मम्मी के पर्स में से पैसे चुरा करके देने पड़ते थे, या तो पैसा मांग करके उसे खर्च करना पड़ता था, और जाना पड़ता था होटल में। खाना घर पे कोई पहुंचाता नहीं था। तो उस ज़माने में फ्रूगल होना ज़्यादा आसान था पेरेंट्स के लिए भी, और बच्चे तो भाई पैसे हैं नहीं तो फ्रूगल रहेंगे। आज जिनके पास पैसे नहीं हैं वो भी एक्स्ट्रावैगेंट हैं, खर्चीले हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आज आपके पास ढेर सारे मैसेज आते हैं, आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, इनकरेजमेंट्स आते हैं। आप जब भी बोलते हैं कि क्या दिक्कत है, 100 रुपये का एक पिज़्ज़ा खा ले तो क्या दिक्कत है, तो वो 100 रुपये का एक कंपनी आपको मैसेज भेज रही है कि 400 का 100 रुपये में मिल रहा है। कल मैंने वॉक करते हुए देखा एक नई चीज़। डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा वाला गया एक बड़े ऑफिसर के घर के बाहर पहुंचा। उसका नौकर, उसी आदमी का नौकर बाहर खड़ा था। उसके पास एक झोला था, मिठाई वाले का कुछ ऐसा झोला था। उसने डोमिनोज़ वाले को फ़ोन करके बुलाया, और मैं वहीं से वॉक करके जब वो बातचीत कर रहा था, मैं खड़ा होकर अपना फ़ोन देखा था, उसकी आवाज़ सुन रहा था। तो वो उसको पूछता है ये पिज़्ज़ा है कितने का? बोलता है 150 रुपये का कुछ। बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें फ़ोन करें कुछ पूछें तो बता देना 300 का था। उनके घर का नौकर को बोला होगा उनके मालिक ने, जाओ पिज़्ज़ा ले आओ। तुमने बताया होगा 300 रुपये का है पिज़्ज़ा। वो लेकर आ गया, उसको दे दिया। उसने फ़ोन करके मैसेज करके बुलवा लिया, और पिज़्ज़ा सस्ते में खरीद कर महंगे में बेच दिया। तो इतनी कमाई का ज़रिया है और आप लोग कमा ही नहीं रहे हैं। हम लोग को बेच सकते हैं आप पिज़्ज़ा? नहीं। कह रहे हैं आज की डेट में हर रोज़ आपके पास ढेर सारे मैसेज आते हैं कंपनीज से, ढेर सारे आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। आपको जब लगता है ना कि ये कार अच्छी है, ये फ़ोन अच्छा है, ये ब्रांड अच्छा है, तो सब आर्ग्यूमेंट्स है और ढेर सारे एनकरेजमेंट्स हैं स्पेंड करने के लिए, बचाने के लिए नहीं। मुझे एक अच्छे से वीडियो याद है जिसमें वॉरेन बफेट ऐसे ही एकदम ऐसे ही शर्ट पहन करके स्पीच दे रहे हैं, और आप कहते हैं ऐसे उड़ उड़ करके बोलता है, उसकी आवाज़ भी समझ में नहीं आती है। बोलते हैं अगर ऐसा कुछ सिस्टम बना दिया जाए आपके घर पे, ऐसे ही बटन लगा दिया जाए कि आते जाते उस बटन को दबाते जाओ, और हर बार जितनी बार बटन दबाओगे आपके बैंक में से 100 रुपये का एक सेविंग में चला जाएगा, एफडी में चला जाएगा हर बार, तो आप बहुत पैसा बचा लोगे। कितना पैसा बचा लोगे पता ही नहीं। आप कमा रहे हो हर महीने का 10,000 रुपये, लेकिन उसको खर्च कर दे रहे हो। तो खर्च करने के बजाय आप उसको हर बार बटन दबाते जाओ, वो एफडी होता जाए या कहीं ना कहीं सेविंग में चला जाए। लेकिन अब वही सिस्टम चल रहा है। फ़र्क ये है, बटन दबा करके आपका पैसा नहीं बचता, बटन दबा करके आपका खर्च होता है। जब मैंने उस चीज़ को सुना था आज से करीब 10 साल पहले, मैंने कहा यार कम से कम हर महीने एक बार बटन दबाना चाहिए।
एफडी का बटन दबाना चाहिए। जो पैसा आए निकाल के हटा दो ताकि तुम पैसा खर्च ही ना कर सको। अगर वो स्टॉइसिज्म मैंने 10 साल पहले इसका नहीं देखा होता वॉरेन बफे का, तो शायद मैं एफडी नहीं करता। ये 3 चीज़ से बचिए जब तक आप बहुत अमीर नहीं हो जाते हैं। और अगर सीखना ही है तो इसको एज ए बिज़नेस सीखिए कि कैसे आप अपने कस्टमर्स को मैसेज भेजें, उनको कैसे आर्गुमेंट दें और कैसे उनको इनकरेज करें आपके प्रोडक्ट के लिए स्पेंड करना। Capitalism harnesses the ingenuity and energy of an entire society towards a singular purpose to persuade you to spend money. Capitalism, पूंजीवाद एक आपके अंदर में एक कुछ खास एनर्जी है, उसको हार्नेस करती है। जैसे आप जब पानी निकालते हो ज़मीन में से तो पाइप पानी निकालता है, जो पानी है ज़मीन में उसको निकालता है। ऐसे ही हम सब के अंदर में एक ख़ास चीज़ है हमारे अंदर में, और कैपिटलिज्म उसी को इस्तेमाल करती है। और खाली इंडिविजुअल की नहीं, पूरी सोसाइटी की। इट हार्नेसेस द इनजेन्युइटी एंड एनर्जी ऑफ एंटायर सोसाइटी टुवर्ड्स अ सिंगुलर पर्पस। पूरी सोसाइटी को एक ही चीज़ के लिए वो धक्का मारती है, और वो है परसुएड यू टू स्पेंड मनी। दिन भर 100 तरीके से आपको परसुएट करती है। अरे अभी तक तुमने पैसा जेब में रखा है, रिस्क नहीं ले रहे हो तुम, लॉस हो जाएगा। तुम्हारा पैसा जो बैंक पे रखा है, अरे ख़त्म हो रहा है। वो क्या क्या आता है टाइम से, जब समय जाता है, इन्फ्लेशन आ रहा है, चूहा तुम्हारे उसको खा जाएगा, जल्दी खर्च करो, जल्दी खर्च करो। कहाँ खर्च करो? जहाँ पर भी ढेर सारे ऑप्शंस हैं। कैपिटलिज्म एक तरफ कम्युनिज्म था, मजबूरी में आपको पैसा बचाना पड़ता था क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन था ही नहीं। क्यों नहीं था उसको भी समझिए। जब कोई गवर्नमेंट सब कुछ ओन करती है तो मैं मेहनत क्यों करूँ? जब मुझे मेहनत करके भी 10,000 रुपये महीना मिलने वाला है, बिना मेहनत किए भी 10,000 रुपये महीना मिलने वाला है, तो मैं मेहनत क्यों करूँ? कैपिटलिज्म में अगर कोई आदमी धीरूभाई अंबानी जैसा है तो बोलेगा मैं 10 बार मेहनत करूँगा, क्योंकि मैं मेहनत करूँगा तो मैं एक महीने में 100 करोड़ रुपये कमा सकता हूँ। तो वो है पूंजीवाद, जहाँ पर एक आदमी जो पूंजी पैदा करता है वो उसको रख सकता है। कम्युनिज्म में ना आप पूंजी अगर पैदा कर भी लेते तो बचा नहीं सकते, और जब आपके पास पैसा है ही नहीं तो आप बचा के चलोगे, क्योंकि वहाँ पर खर्च करने का ऑप्शन ही नहीं है। कुछ इतनी वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं नहीं। जब मैं पहली बार यूक्रेन पहुँचा था तो मैं शॉक्ड हो गया था। बम्बई और दिल्ली जैसे शहर से बेकार शहर था वो। आज भी अगर आप यूक्रेन, खैर तो वॉर की वजह से और ख़राब हो गया है, यूक्रेन रशिया का ही पार्ट था, वहाँ पर लोग अंग्रेज़ी नहीं बोलते। सोचिए इंडिया में बचपन से ही एक इंग्लिश मीडियम के स्कूल के बच्चे को अंग्रेज़ी तो बोलना आता है, अगर आप शहर में हैं पढ़ तो सकते हैं। वहाँ के बच्चों को नहीं आता, वहाँ के मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स को नहीं आता था अंग्रेज़ी बोलना, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ स्टेट ओन्ड था, तो उसकी इंग्लिश के स्कूल्स खुले नहीं। तो कैपिटलिज्म आपको परसुएट करता है पैसा खर्च करने के लिए, और कम्युनिज्म क्या करता है? पैसा बचवाता था आपका। इट्स व्हाट मेक्स द सिस्टम फंक्शन। ये जो कैपिटलिज्म का सिस्टम है इसी तरह से ही काम करता है। द टेम्पटेशंस रेंज फ्रॉम एन इम्पल्स परचेज ऑफ गम एट चेकआउट टू एड ऑन्स ऑन योर अमेजॉन कार्ट टू एन अपग्रेड टू इकोनॉमी प्लस विथ प्रायोरिटी बोर्डिंग फ्री ड्रिंक्स। अब देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इंडिया में तो नहीं है अभी अमेजॉन कार्ट जो आप जाके सामान लेते हैं, लेकिन अमेज़ॉन कार्ट में ये है कि अगर आप बाहर निकलते समय वो जो च्युइंगम आता है अगर डाल लो तो जो च्युइंगम 500 रुपये का है वो 200 में मिलेगा। तो आप क्या करोगे? डाल लोगे भाई। हम लोग गए थे बैंगलोर में अमन के साथ आइकिया स्टोर में, खूब महंगी महंगी चीज़ें वहाँ पर मिल रही थी। श्रीश भी गए थे ना आइकिया? एक बार गए हो आइकिया? एक बार भी नहीं गए? अच्छा तुम्हारे साथ नहीं गए। सब महंगी महंगी चीज़ें वहाँ मिल जाएगी, आप जो खरीदना खरीद लो। लेकिन जब बाहर निकलोगे तो घड़ियाँ, पेचकस, इस तरह की ढेर सारी चीज़ें थी जो बहुत सस्ती, 10-10 हज़ार की 2-2 हज़ार में, 500-500 की चीज़ें 50 रुपये में। ये डिब्बा वहीं से लिया था। तो क्या मैं पागल हूँ कि मैं इतना पैसा ना बचाऊँ खरीद करके? इतना पैसा ना बचाऊँ खरीद करके? हम लोगों ने वहाँ से घड़ी खरीदी, वाइट कलर की घड़ी। कहाँ रखी है? एक एडिटिंग रूम में लगी है, एक अमन भाई के घर पे लगी है। एक एडिटिंग रूम में लगी है और एक अमन भैया के घर पे लगी है। हमारे यहाँ हॉल में है ही नहीं।
खैर मैं जाके ले आऊंगा। ले आना, क्योंकि तुम अब कैपिटलिज्म में रहते हो ना। कह रहे हैं अब ऐसा सिस्टम बन गया है कि आपको अलग अलग जगहों पर, अगर आप इकोनॉमी क्लास में चल रहे हैं तो बोलेंगे आप चाहो तो अपग्रेड कर लो। क्यों अपग्रेड कर लो? वहाँ से फ्री ड्रिंक मिलेगा। फ्री ड्रिंक कितने का आता है? 500 का आता है। अपग्रेड कितने में होगा? 2500 में होगा। लेकिन 500 का फ्री ड्रिंक मिलेगा सर। आप बोलेंगे 500 का फ्री ड्रिंक तो मिलेगा, और वो जो सीट होगी थोड़ी चौड़ी सी होगी, जो एक बिज़नेस क्लास की सीट होती है थोड़ी चौड़ी होती है, वहाँ पर 3 लोग बैठते हैं, यहाँ पर 2 लोग बैठते हैं, यहाँ पर कंबल भी अच्छा होता है। तो बोलोगे ठीक है अपग्रेड कर दो। ये कैपिटलिज्म की वजह से है। ढाई हज़ार तो ले रहा है। ज़्यादा पैसे थोड़ी हैं। एक दो चीज़ और सुन लीजिए। एंड बाय द वे, डू यू वांट टू प्रोटेक्ट योर ट्रिप बाय इंश्योरेंस इन केस समथिंग हैपन्स? और अगर आप फ्लाइट में जा रहे हो और कुछ अनहोनी हो जाए, आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसको बचाना चाहते हो तो इंश्योरेंस करा लो। और चेक आई डू नॉट वांट प्रोटेक्ट माय ट्रिप बॉक्स एंड फील इररिस्पॉन्सिबल नेग्लेक्ट इवन। और अगर आप बोलते हो नहीं नहीं मुझे इंश्योरेंस नहीं कराना क्योंकि मेरा पैसा खर्चा होगा, तो उसमें एक बॉक्स रखा होगा जिसमें आप टिक करोगे, और उसको जब टिक करोगे तो आपको लगेगा हाय राम मैं कितना इररिस्पॉन्सिबल हूँ, कुछ हो गया तो क्या होगा, ख़राब फील करेंगे। और लास्ट पॉइंट सुन लीजिए, डोंट वरी, अमेरिकन एयरलाइंस और देयर इंश्योरेंस पार्टनर कैन मेक यू फील लेस नेग्लिजेंट फॉर एन एडिशनल 39.95 सेंट्स। अगर आप वो भी ख़राब नहीं फील करना चाहते हैं तो अमेरिकन एयरलाइंस ने उसके लिए भी एक ऑप्शन बना रखा है। आप केवल $40 दीजिए और वो आपको फील नहीं करना। $40 39.95 सेंट्स, सॉरी $39.95 है, 95 सेंट्स। आप $40 दे करके कम इररिस्पॉन्सिबल फील कर सकते हैं। जो चीज़ आप सोच सकते हैं वो सब चीज़ के लिए कैपिटलिज्म में दरवाजे हैं, मतलब इस बिज़नेस की दुनिया में दरवाजे हैं स्पेंड करने के लिए। आज से 20 साल पहले घर बनाना ज़्यादा आसान था क्योंकि मजबूरी में आपको पैसा बचाना पड़ता, अब नहीं। जब 2008 का रिसेशन आया था इंडिया में उसका बहुत असर नहीं पड़ा था क्योंकि उस समय फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया के जो बहुत पहले थे मनमोहन सिंह, वो बन चुके थे प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने डीलिबरलाइजेशन मतलब बैंक को ये आज़ादी नहीं दी थी कि बहुत आसानी से आपको टिक कराकर लोन दे दो किसी को, ये नहीं था पॉसिबल। ये चैप्टर का नाम है हंगरी। ढेर सारे लोग पैसा कमाना चाहते हैं, हंगरी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लोग पैसा खर्च करना चाहते हैं। कमाना कम लोग चाहते हैं, खर्च करना ज़्यादा चाहते हैं, और हम लोग उसी में आते हैं, खर्च करने वाले में। हम सब हंगरी हैं टू स्पेंड, और सिस्टम भी बना है टू स्पेंड। स्टोइसिज्म में आपको अपने इस हंगर को बचा के चलना पड़ेगा। ये खाली आज का चैप्टर वो दिखा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा शब्दों में आपको बता रहा है इट्स नॉट सेफ, इट्स नॉट ईजी टू बिकम रिच। इनफैक्ट यही बोलते हैं हमारे स्टॉक गैलेवी अपनी दूसरी बुक में 4 में बोलते हैं इट इज़ वेरी ईजी टू बिकम बिलियनेयर बट इट इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट टू बिकम अ मिलियनेयर नाउ। एक बार आप मिलियनेयर हो गए, करोड़पति हो गए, तब आपकी कंपनी को बहुत से लोग खरीदने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन वो बनना अब मुश्किल है क्योंकि उस तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सेव करके चलना पड़ेगा, बहुत सी लालच से बचना पड़ेगा। और आज बच्चे को पता है, छोटे बच्चे को पता है मारुति गाड़ी बेकार होती है और मर्सिडीज़ अच्छी होती है। इसको गाड़ी चलाने नहीं आता वो भी। हमारे जो डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने अपने बेटे के लिए BMW खरीदी है, उनका बच्चा अभी तक 1 रुपये नहीं कमाता। बट फ्रुगैलिटी की क्वालिटी आती नहीं उसको। इसलिए बेटा जब आप ये कहते हो ना कि मुझे ये स्टॉक खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो। आज मैंने वैभव को एक फ्रीडम दी है, खैर उसके पास तो अपना पैसा भी है, आप सभी को फ्रीडम दी है कि 100, 200, 500 रुपये तक की किताब खरीद सकते हो। एक दिन में 15-20 रुपये तक का 100 रुपये का खाना भी खा सकते हो। लेकिन अगर पिज़्ज़ा मंगाओगे तो फिर मैं डांटूंगा। वो फ्रीडम ख़त्म हो जाएगा जैसे ही आप बोलोगे
अच्छा ठीक है, मुझे 1 लाख रुपए का वो अच्छा सा सामान दिला दीजिए जो मुझे पसंद है। बिकॉज आपने, जिसने अभी तक पैसा कमाया नहीं, कमाना सीखा नहीं है, बचाना नहीं सीखा, वो स्पेंड करने के बारे में बात कर रहा है। इसलिए मैं ज़िंदगी भर ताना मारूंगा इसको। सुधीर जो 50,000 रुपये कमा रहा है महीने का, वो 3,000 रुपये का भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया आज तक शादी.com का। और हमारी बिटिया रानी जो शायद क्या 5,000 रुपये महीने नहीं कमाती, उन्होंने कहा अब ठीक है, फट स्पेंड। दिस इज़ बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म। एक ईजी ऑप्शन था पे करने का, तो पे कर दिया। यू कांट बिकम रिच थ्रू दिस। इट्स इम्पॉसिबल टू बिकम रिच। बिकॉज अब दरवाजे ज़्यादा हैं। आप यहाँ से लखनऊ पहुँचोगे, आपको अचानक से गर्मी बढ़ जाएगी। पेड़ पौधे यहाँ ज़्यादा हैं, 10 साल बाद शायद ये भी ख़त्म हो जाए। आज की क्लास का क्या लेसन होगा? सॉलिड मनी रूल। It is easy to become a billionaire, but difficult to become a millionaire. वो तो उस बुक का था। इट्स इम्पॉसिबल टू गेट रिच बाय स्पेंडिंग। अगर आपके दिमाग में स्पेंडिंग आ रही है, आपने कहा ठीक है बड़े पापा मैं एक स्टॉक खरीद रहा हूँ, तो स्टॉक बढ़ेगा, लेकिन फ़िलहाल तो स्पेंडिंग हुई। और वो स्टॉक चाहे MRF का हो, चाहे बर्कशायर का हो, पहले तो वो आदमी जो आपको पैसा दे, वो अपने सेविंग में से निकाल के पैसा दे। उसके बाद आप उस स्टॉक को अपने साथ 10 साल तक रखो या 5 साल तक रखो, तब बढ़े। बट अभी तो स्पेंडिंग हो गई। इसलिए पापा जी आपको बोल रहे थे, जब आपने कहा पापा जी ये वाला चीज़ मेरे लिए खरीद दीजिएगा, ये स्टॉक, तो बोले फिर हम खाएंगे कहाँ से? आपने कहा जब वो सस्ता हो जाएगा तो और ख़रीद लीजिए। तो हम खाएंगे कहाँ से? क्योंकि वो जब वो रिक्शे से नहीं जाते हैं, पैदल जाते हैं, या पानी की बोतल में पैसे बचाते हैं, तो ही इज़ बिकमिंग अ फ्रूगल मैन, एक कंजूस आदमी। और ऐसे ही वो पैसा बचाए हैं, मतलब ऐसे ही वो मिलियनेयर बने हैं। आज पापा मिलियनेयर हैं। और मैंने अगर उनके फुट स्टेप्स नहीं फॉलो किए होंगे, उन्होंने मुझे बताया था महीने की शुरुआत में ही जैसे ही सैलरी आए, बटन दबा दो। कौन सा बटन? FD का। और उसके बाद भूल जाओ कि तुम्हारे पास पैसे हैं। अगर वो नहीं करता तो मेरी भी सेविंग आज 0 होती। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट रिच बाय स्पेंडिंग। अगर आपके मन में कोई भी आइडिया आता है स्पेंड करने का, और वो आइडिया आपको प्रॉमिस करता है आप अमीर हो जाओगे, चाहे स्टॉक में, चाहे लैपटॉप में, चाहे डाइसन में, चाहे किसी भी चीज़ में, आपको लगता है मैं स्पेंड कर दूं और मैं अमीर हो जाऊंगा। आप खाली स्पेंड करोगे, अमीर नहीं होगे। इट वॉज इन ओल्ड डेज, जिसमें कि आदमी मजबूरी में पैसा बच जाता था तो घर बना लेता था। प्रकाश चाचा सबसे कम कमाते थे फैमिली में, उन्होंने भी अपना घर बना लिया। लेकिन अब की जनरेशन में बहुत मुश्किल होगा। मनोज भैया का अपना घर नहीं बन पाया, जबकि वो 50 के ऊपर हो चुके हैं। अब क्या बनेगा अपना घर? संतोष भैया का अपना घर नहीं है। बीजू ने गवर्नमेंट जॉब की है, उसका अपना घर उसने बनवाया है चाचा के साथ। विकास ने बनवाया, होपफुली अपना। एक घर भी नहीं बन पाएगा, बिकॉज शुरू से ही हमको आइडिया है कहाँ कहाँ खर्च करना है, लेकिन कहाँ कहाँ बचाना है, कहाँ कहाँ से कमाना है, उसके बहुत से आइडियाज़ नहीं हैं। इस चैप्टर का नाम था हंग्री। मोस्ट ऑफ अस आर हंग्री टू स्पेंड, बिकॉज सिस्टम ही ऐसा बना है। एक अभी भी क्लास के पहले मैंने एक फ़ोटो देखी जिसमें शाहरुख खान बैठे हैं और इधर में अंबानी बैठे, मुकेश अंबानी, और वो गए हैं वहाँ दिल्ली, जिसमें प्रधानमंत्री का ओथ सेरेमनी है, और दोनों के हाथ में सिप्ला का ORS पी रहे हैं, ड्रिंक। तो नीचे ट्वीट लिखा है, अरे ये लोग भी ORS पीते हैं। तो नीचे किसी ने गाली लिखा है, बोलता है अरे तो क्या हीरा मोती पिएंगे ये लोग? तो इट्स इम्पॉसिबल टू गेट रिच बाई स्पेंडिंग। स्टॉइसिज्म पहले सीखना है। स्पेंडिंग इज़ नॉट अ कैरेक्टर, सेविंग इज़ अ गुड कैरेक्टर।